हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्लेन सेकंड। तो हम लोग बात कर रहे थे वीपीओ एग्जाम्स के मेंस के प्रैक्टिस सेट का। तो उसी का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, समय आपको 2 घंटे मिलने वाले एग्जाम में 100 अंक का 100 प्रश्न टोटल होगा एग्जाम सिलेबस के अनुसार। तो इसमें भी आपको 100 जो है प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके फुल सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दिया गया है कि पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने हेतु संविधान की किस अनुसूची में कार्यों को जो है पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरण किया गया है तो वो बताना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जो है कार्यों का विवरण दिया गया है पंचायतों से संबंधित, और टोटल कितने विषय दिए गए हैं इसमें? 29 विषय प्रावधान है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचायती राज सूची किस सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या फिर शेषाधिकारों की सूची? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? इसमें से तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण अगर देखा जाए तो ये हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के तहत। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया था। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 सम्मिलित हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका आंसर क्या है? तो देखिए, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 मंथ मतलब 6 माह के अंदर जो है अवधि के अंदर निर्वाचन कराने का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर समय पूर्व यानी कि 5 वर्ष की अवधि पूरी अवधि की समाप्ति से पहले ये होता है। अगर विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वो शेष अवधि के लिए ही रहेगी। यदि बची हुई अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ग्राम सभा की बैठक गणिपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? मतलब न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए? तो उसके लिए जो है गणिपूर्ति के लिए 1/5 सदस्य होना आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया? ठीक है, इसका आंसर क्या है? देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा की अगर हम बात करें तो 2 के 6 में ये बातें कही गई ग्राम सभा के बारे में। इसका मतलब धारा 3 के तहत जो स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव से संबंधित चुनावी प्रक्रिया में पंजीकृत लोग शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का प्राधिकार है? तो इजी है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 29 विषय। चलिए अगला प्रश्न। नगर निकाय की अगर पूछेगा तो 18 विषय। जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया? ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव जो है ये समिति थी अशोक मेहता समिति, जिसने सुझाव किया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आई, गठन हुआ था। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि जिले को क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण की धुरी बनाया जाए। ठीक है, और इन्होंने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत जो है स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में से रखा गया है? तो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा अधिनियम रहा था? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को स्थानीय हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। इसके बाद 1935 का वर्ष में जो है भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। और आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के जो है 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करके पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार किया गया। फिर इसके बाद 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन करके भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया है? तो इसके लिए अगर बात करेंगे जब अनुसूचित क्षेत्रों की
तो वहाँ पे आ जाता है पेशा का अधिनियम। पेशा का अधिनियम 1996 में आया था, ठीक है। पेशा का अधिनियम 1996 जो आया है, ये जनजातीय समुदायों के स्वशासन की अपनी प्रणाली के माध्यम से खुद प्रशासन करने का जो है अधिकार का मान्यता देता है। भारत में अधिकांश ग्राम किस रूप में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अधिकांश जो ग्राम हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? तो अधिकांश जो गांव हैं वो अकेंद्रित होते हैं, छिटपुट हैं, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए व बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सही क्या है? कथन दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। तो हाँ, ये कथन बिल्कुल सही बैठता है। इसके बाद कारण क्या है? कारण दिया गया है कि इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। अब बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है या फिर सिर्फ कथन सही है या फिर कथन का कारण गलत है, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, दोनों सही है, कथन और कारण, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या होती है? तो ग्राम स्वराज की मूल इकाई की बात करेंगे तो यही ग्राम सभा होगी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये 1/3 है, आंसर इसका भी ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है वो कम से कम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए तभी गठन होता है, तो आंसर सी पार्ट है। पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा जिला अधिकारी, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष से कराया जा रहा है? देखो, पंचायतों का जो चुनाव होता है ये राज्य निर्वाचन आयोग कब से करवा रहा है ये बताना है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1995 से राज्य निर्वाचन आयोग जो है चुनाव पंचायतों का करवा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित असत्य कथन मतलब गलत कथन बताना है, इनमें से कौन सा गलत कथन है? पहला दिया गया है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, जो कि सही है, ठीक है। अपने में से ही करते हैं पंचायत के अध्यक्ष का अगर चुनाव करना है। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीत विधानमंडल द्वारा निश्चित की जाती है, तो ये भी सही है। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना, 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। तो देखिए, जिला स्तर पर जो पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, मतलब कि जिला पंचायत का निर्वाचन जो होता है वो सदस्यों का अपने दायरा में से ही किया जाता है, तो ये तो सही है। पहला दिया गया, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो करते हैं पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाता है, तो ये गलत कथन है, क्योंकि पंचायत का अध्यक्ष मतलब ग्राम प्रधान, और ग्राम प्रधान सीधा चुनाव के द्वारा निर्वाचन होता है, ना कि जो सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे से। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अपने में से, मतलब मध्यवर्ती मतलब प्रमुख, वही ब्लॉक प्रमुख, तो प्रमुख का चुनाव किस तरीके से होता है? सदस्य बनाया जाता है उसके बीडीसी डायरेक्ट चुनाव निर्वाचन से चुनते हैं और बीडीसी अपने में से एक प्रमुख चुनता है, तो ये भी सही है। तो आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के 4 संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 बताना, ठीक है। जो अनुच्छेद 243 का सी का 4 है वो किसी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आंसर सी पार्ट, पंचायत के अध्यक्ष सदस्य पंचायतों के अधिवेशन में मत देने के अधिकार से रिलेटेड है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं? तो इसमें उपबंध किया गया है जो आदेशात्मक भी है कुछ और कुछ स्वाविवेकी, तो दोनों प्रकार के हैं, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 21, देखते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश में पंचायतों का द्वितीय आम चुनाव किस वर्ष जो है संपन्न हुआ था? तो दूसरा आम चुनाव जो पंचायतों का हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत पंचायतों का दूसरा आम चुनाव हुआ था, जो कि 1955 में संपन्न हुआ था, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश की एक दिन की मजदूरी कितनी है? ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो 230 रुपये से भी बढ़ाकर 237 रुपये कर दिया गया। तो वर्तमान में 2024-25 में 237 रुपये है, जो कि 3.04% जो है बढ़ाया गया था। तो 237 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान जो है यह 74वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ का जो है सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। तो किसके लिए जो है ये 1.42 लाख करोड़ का जो अनुदान दिया गया है, तो किस क्षेत्र के लिए जो है स्वीकृत किया गया है। तो ये दिया गया है साफ पानी और स्वच्छता के लिए। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा किया था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किया गया था 14वें वित्त आयोग के द्वारा। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में 2015 से लेकर 2020 तक रहा था और उसी में जो है इसने 42% की अनुशंसा करने के लिए कहा था और 15वें वित्त आयोग में इसे घटाकर जो है 41% कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 100 में से सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 5 वर्ष पर जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में मतलब बातें कही गई हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है। तो राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, किंतु वो पुनर्नियुक्ति के लिए जो है पात्र होता है। प्रावधान ये भी है कि वो अपनी कार्यविधि पूर्ण होने के पहले अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है और वो अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है, तो राज्यपाल को ही सौंपेगा। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो देखिए ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए उसकी गणपूर्ति जो होता है उसके कुल सदस्यों की संख्या से आधे से अधिक होना चाहिए। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने का कारण है। तो देखिए पंचायत के अपने जो संसाधन से उत्पन्न कर हैं यानी टैक्स है उसके अत्यंत कम होने का निम्नलिखित कारण मतलब हो सकते हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो दिया गया है कि राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना, तो ये भी एक कारण है। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण, ये भी एक कारण है। पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, तो ये भी एक कारण है। इसके बाद सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता होती है, पंचायतों की कमजोर संरचना है, समांतर निकायों का गठन, तो ये सभी जो है कारण बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है। तो अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जो कि ये जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत जो है प्रपत्र संख्या 10 पर जारी किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है, प्रपत्र संख्या 10। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध किससे है। तो 1 का संबंध जो होता है वो होता है जन्म सूचना पत्र से। तो आंसर ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है मुख्य रजिस्ट्रार। कौन होता है, मुख्य रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, चलिए ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ई पंचायत मिशन की शुरुआत किया गया था वर्ष 2018 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत जो है ग्राम पंचायत के काम का दक्षता में सुधार के लिए ई पंचायत मिशन की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही कथन क्या है, सही तथ्य क्या है। तो डिजिटल भूमि परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है। तो सही है। यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार है। तो ये भी सही है। ये शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 34 का डी पार्ट सही है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है। उमंग ऐप, तो उमंग ऐप की अगर हम बात करेंगे तो ये इस मोबाइल एप्लीकेशन से विभिन्न प्रदेशों की सरकारों से संबंधित जानकारी, सेवाएं और समाधान होता है और ये टोटल 13 भाषाओं में काम करता है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 2019 में ये प्रारंभ किया गया था, 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, जो कि एक केंद्रीय योजना है और इसके अंतर्गत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसमें 6,000 रुपये पर साल जो है देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब प्रारंभ किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है,
तो 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम मतलब कौन सा सही सुमेलित है इसमें बताना। तो ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत 1970-71 में हुआ, जो कि गलत है। 1960-61 में हुआ था। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, तो ये 75-76 दिया, ये भी गलत है। ये हुआ था 1972-73 में। ठीक है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, तो 1977-78 दिया गया, तो ये सही है। तो यही आपका आंसर है। अंत्योदय योजना की शुरुआत 1979-80 दिया गया, ये भी गलत है। तो ये शुरुआत किया गया था 1977-78 में। ठीक है, तो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ग्रीन कार्ड के बारे में बात हुआ था। ग्रीन कार्ड योजना की बात करेंगे तो ये परिवार नियोजन से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कौन कौन पात्र हैं, तो इसके लिए परिवार के किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो होते हैं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। कॉमन सर्विस सेंटर योजना का उद्देश्य क्या रहा था, तो कॉमन सर्विस सेंटर योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ई सेवा प्रदान करना। ठीक है, ई सेवा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित किया जाता है और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें बताइए इसका आंसर क्या है। पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जो है आमंत्रित करने के लिए सूचना जो प्रकाशित किया जाता है जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा, तो जिलाधिकारी नहीं सूचना प्रकाशित करता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर, यह भी गलत है। ग्राम पंचायत कार्यालय की सूचना पोर्टल पर, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये भी गलत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पेयजल के उपभोग शुल्क के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य जो है कौन करेगा, तो ये कार्य सभी ग्राम पंचायत सचिव करता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया था, इसका आंसर क्या है, तो नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया था वर्ष 1997 में। तो बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा होना चाहिए, तो इसके लिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो ए व बी दोनों आंसर हो जाएगा। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होता है, तो मनरेगा जॉब कार्ड जो है ये आवेदन के 15 दिन के अंदर जो है प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सी पार्ट 15 दिन के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर 23-24 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें टोटल 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो आंसर इसका क्या है, 19,000 हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की और इसमें 19,000 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी, तो ग्रामीण की शुरुआत हुई थी फरवरी 2018 में। आंसर बी ऑप्शन राइट है। इसमें निःशुल्क आवास दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब किया गया था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को हुआ था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है शुरुआत किया गया था। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था, सबरी संकल्प की अगर हम बात करेंगे तो ये कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया था महिलाओं एवं बच्चों में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2017 को शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 2017 से जो है शुरुआत है और ये महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अटल भूजल योजना क्या है। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना का संबंध किससे है, तो अटल भूजल योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एक भूजल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, जो कि एक तरह जहां सरकार जल जीवन मिशन के लिए जो प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल से शुद्ध पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है अटल भूजल योजना के जरिए भूजल प्रबंधन की भी कोशिश की जा रही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये शुरुआत हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यह योजना वर्ष 1989 में शुरुआत किया गया था, तो उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किसे भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है? फसल बीमा के जनक के रूप में अगर हम बात करेंगे तो उसमें इनका नाम आ जाएगा, तो प्रोफेसर VM डांडेकर का नाम आता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है, सही मिलान करना है, ठीक है। ग्रामीण आवासीय योजना का शुरुआत कब किया गया? तो यह शुरुआत हुआ था वर्ष 1957-58 में, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969-70 में। 10 लाख कूप योजना, ये शुरुआत हुई थी 1989-90 में। और गांधी ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 1995-96। तो इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? तो देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अगर हम देखें तो गांव में गरीबी से मुक्ति, ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों के अनुकूल गांव, जल पर्याप्त गांव, शहरों में भी गरीबी से मुक्ति। तो शहर वाला जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी गांव से तीनों संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो प्रत्येक संसद सदस्य के द्वारा अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 गाँव को जो है 2019 तक आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप में बारे में जो है वर्णन किया गया है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत ये बातें की गई हैं? तो वह है धारा 16 के अंतर्गत, आंसर सी ऑप्शन है। भारत में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो भारत में पंचायतों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख से अधिक है, आंसर ए पार्ट। इसका वर्तमान डेटा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में किन प्रमुख कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो इसके लिए जो है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना, ये सभी शुरुआत किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो भूमि प्रबंधक समिति का कार्य इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो भूमि प्रबंधक के कार्य की बात करें तो भूमि का बंदोबस्त एवं प्रबंध करना जो कि आता है इसके अंतर्गत, वन एवं वृक्षों का विकास करना, आबादी स्थल एवं ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण एवं विकास करना, ग्राम संपत्ति का अंतरण, तो ये काम नहीं होता, डी पार्ट, तो इसका डी पार्ट हो जाएगा, बाकी ऊपर के सारे काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभाओं के मृत्यु रजिस्ट्री जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? तो ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य जो होता है वो ग्राम पंचायत अधिकारी करता है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो ग्राम पंचायत के अधिकारी जो होते हैं वह ग्राम पंचायत अधिकारी के कर्मचारी, ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं ग्राम पंचायत के अधिकारी के नियंत्रण में काम करते हैं, तो आंसर बी पार्ट राइट है, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? तो ये करेगा सेक्रेटरी, ठीक है, गांव का सेक्रेटरी जो होगा वो करेगा। पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप जारी किया जाता है? तो इसके लिए जारी किया जाता है ई ग्राम स्वराज, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो है पंचायत से संबंधित क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के भाग के क्वेश्चन। कंप्यूटर का वो भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जहाँ पे सारे कार्य किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोग्रामर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो यूएसबी जो होता है वो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं, बाकी सीपीयू होते हैं पर्सनल कंप्यूटर में, रैम होता है, रोम होता है, लेकिन यूएसबी जो है वो भाग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका कार्य होता है कंप्यूटर के उपकरण जो होते हैं उनके मध्य संचार स्थापित करना। चलिए कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है इनमें से? केस आधारित लर्निंग, केस आधारित लर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा के निकटतम पड़ोसी, ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। केस आधारित लर्निंग यानी कि सीबीएल जिसको कहते हैं, एक
जो है इसका दृष्टिकोण होता है जिसका उपयोग ना उन विषयों में करते हैं जहां छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, यही आंसर डी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको लेजी लर्निंग एल्गोरिथम भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इस एल्गोरिथम को प्रशिक्षण डेटा की आपूर्ति करते हैं तो एल्गोरिथम खुद को बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं करता। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है, तो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य होता है। ठीक है, तो आंसर ए बी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। वेटवेयर, वेटवेयर की अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में तो इसका मतलब होता है ये मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क को वेटवेयर कंप्यूटर के संदर्भ में कहते हैं। VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है, तो VRML फाइलों का एक्सटेंशन होता है .WRL। EMV चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जो आपका EMV चिप कार्ड है उसमें ई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यूरो पे। ठीक है, यूरो पे इसका मतलब होता है, मतलब ई का मतलब होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। यूरो पे मास्टर वीजा चिप कार्ड इसका फुल फॉर्म है जिसमें ई से यूरो पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है। देखिए MS वर्ड 2019 में अगर फुट नोट इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+Alt+F का इस्तेमाल करते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, शॉर्टकट की Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो उसके लिए हम करते हैं जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो गटर शब्द की अगर हम बात करेंगे तो गटर शब्द जो होता है वो सिलाई और बाइंडिंग के लिए जो है एक तरफ बचा हुआ स्थान जो उसका होता है उसको हम कहते हैं गटर शब्द। ठीक है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कबुक का नाम किससे प्रदर्शित होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रदर्शित होता है, देखिए MS एक्सेल का उस वर्कबुक का नाम जो है टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है, तो टाइटल बार आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है इसमें से, तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना, धन का सक्रिय हस्तांतरण करना, किसी भी समय खाता विवरण देखना। तो 3 BCD इसके लाभ है इंटरनेट बैंकिंग, लेकिन पहला वाला जो ए पार्ट दिया ये लाभ नहीं होता। ठीक है, बैंकिंग का, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित हुआ था बेल लैब्स के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेल लैब्स ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969-70 में बेल की प्रयोगशाला में विकसित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है कि एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं COCR शॉर्ट फॉर्म में। तो एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है एक प्रकार का ये इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए करते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OCR जो होता है इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया ये कंप्यूटर का। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन। निम्न में से उत्तर प्रदेश से किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, एक तो कानपुर में है और दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दे दिया गया। तो 2 हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इसमें कानपुर दिया गया। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर, फिर कानपुर नगर सबसे कम, फिर उससे कम औरैया, फिर उससे कम इटावा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में 80.12% जो है साक्षरता दर है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक जिला एक उत्पाद है यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP इसको कहते हैं, इस योजना की अगर हम बात करें तो योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को विकसित करने तथा उन्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए
24 जनवरी 2018 को यह शुरुआत किया गया था और इसमें स्वदेशी और विशेष उत्पाद को जो है प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ, कहाँ पर हुआ आरंभ? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था, मतलब कहाँ कब प्रारंभ किया गया था ये बताना है। तो ये शुरुआत किया गया था 18 जून 2001 को, किसान मित्र योजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम बताना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम क्या था? श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जो कि वर्ष 1947 से 1949 तक रही थी। चलिए, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है? भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो कौन से स्थान पर पड़ता है? तो ये है कानपुर में, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? भोटिया जनजात बाराबंकी में निवास करती है, जो कि गलत है। भोटिया जनजात गढ़वाल में है, गढ़वाल उत्तराखंड में निवास करती है। बुक्सा बिजनौर में है, ये सही है। राजी गोरखपुर में राजी जनजात है, तो राजी गोरखपुर में ना होकर ये उत्तराखंड में निवास करती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं जनजातियां हैं। थारू जनजात बांदा में निवास ना होकर ये कुशीनगर और नैनीताल के आसपास पाई जाती हैं, ठीक है, थारू जनजातियां। तो सही कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान की अगर हम बात करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इनका क्या है, ये उपन्यास है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो सांस्कृतिक क्रियाकलापों में इसमें अगर देखा जाए तो मेहंदी हसन के अतिरिक्त तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था, ठीक है। तो यहाँ मेहंदी हसन हो जाएगा आंसर। बिंदा दीन जो थे ये इनका संबंध जो था कथक नृत्य से थे। उस्ताद दूल्हे खां जो थे ये ख्याल गायकी गाते थे, और इलियास खां जो है सितार वादन से संबंधित रहे थे। मेहंदी हसन जो है गजल गायक हैं। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो है वो देखा जाए तो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी ऑप्शन राइट। चलिए, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध रहा था? तो शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के किले पर इसने आक्रमण किया था, जो कि बांदा में पड़ता है, वहीं पर इसकी मौत हो गई थी। तो अंतिम अभियान क्या था? कालिंजर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, मिलान करना है, ठीक है। बमरौली हवाई अड्डा बताना है किस जो है शहर में है, ठीक है। हवाई अड्डा दिया गया है, नगर दिया गया है। बमरौली हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये पड़ता है आपका इलाहाबाद, ए का 4 हो जाएगा। बी चकेरी, चकेरी जो पड़ता है कानपुर में है, ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा ये पड़ता है गाजियाबाद, और फुर्सतगंज रायबरेली में पड़ता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित करना है, 93 में सुमेलित करना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया और राज्य दिया गया, ठीक है। कोटा नाभिकीय जो शक्ति केंद्र है ये कहाँ पर है? तो कोटा पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तारापुर नाभिकीय केंद्र है, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। काकरा पार कहाँ पर है? तो काकरा पार पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और नरौरा जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 का बी पार्ट। एक मिनट, हाँ चलिए दोबारा देख लेते हैं इसको। तारापुर जो कोटा जो है राजस्थान में पड़ता है, और तारापुर जो पड़ेगा ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। काकरा पार पड़ता है गुजरात में, और नरौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से ये सही है, बी पार्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में किसमें स्थित है? तो इससे संबंधित अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से संबंधित, तो ये नोएडा में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1960 में। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये इसकी स्थापना किया गया है लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो कौन सा पड़ता है? तो वह है रामगंगा बांध, ठीक है। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में किया गया था, और यह धामपुर बिजनौर के पास गंगा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। 127.5 मीटर यह ऊंचा है। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल एक परियोजना है इनमें से? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेयजल परियोजना के रूप में गोकुल बैराज परियोजना को बनाया गया है, जो कि सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका निर्माण 1980 के दशक में हुआ था और ये आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को जो है पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो है किया गया था। उत्तर प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है बांटा गया है? तो टोटल अगर देखा जाए तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। तो आंसर सी ऑप्शन है, जिसमें धान, बाजरा, ज्वार ये सब आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना अपना जो है नंबर 100 में से कितने आपके क्वेश्चन सही गए कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।